हेलो यूट्यूब। टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी जिसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस कैस्पिन, जो कि 2008 में रिलीज़ हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाली मूवी नहीं देखी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नार्निया के एक महल से, जहां रानी अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ राजा को, जिसका नाम मिराज होता है, जैसे ही उसके बच्चे के जन्म की खबर मिलती है तो वो अपने सैनिकों को अपने भाई के बेटे को नींद में ही मारने का हुक्म दे देता है। अब यहाँ पर मिराज ने अपने भाई को सत्ता हासिल करने के लालच में मार दिया होता है और उसके बेटे को खुद पाल रहा होता है। दूसरी तरफ कैस्पियन प्रिंस, जो कि राजा के भाई का बेटा होता है, को डॉक्टर कॉर्नेलियस नींद से जगाता है और बताता है कि अभी अभी राजा का बेटा हुआ है और उन्होंने सैनिकों को तुम्हें मारने के लिए भेजा है। अब कॉर्नेलियस उसे खुफिया रास्ते से ले जाता है और उसे महल को छोड़ने को कहता है और जाते वक्त उसे एक प्राचीन जादुई हॉर्न देता है और बताता है कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो तभी इसको बजाना। ये जानते हुए कि उसके अंकल मिराज के सैनिक उसे मार देंगे तो वो घोड़े पर सवार होकर किले को छोड़कर भाग जाता है। अब यहाँ से वॉल्ट डिज्नी की पिक्चर शुरू होती है। सैनिक अभी भी कैस्पियन प्रिंस का पीछा कर रहे होते हैं कि प्रिंस घने जंगल के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे सैनिक भी जंगल में चले जाते हैं। पर अचानक प्रिंस अपने घोड़े से गिर जाता है और अचानक उसका सामना नार्निया के दो बॉनों से हो जाता है, जो अब तक सबकी नज़र से छुपते आ रहे थे। तो बॉने उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रिंस ने उन्हें देख लिया होता है। अभी पीछे से सैनिक भी आ रहे होते हैं तो एक बौना उन्हें डराने के लिए चला जाता है, तो सैनिक उसे लेकर महल में वापस चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इंग्लैंड में बच्चों को नार्निया से लौटे हुए अब लगभग 1 साल हो चुका होता है। यहाँ चारों सबवे स्टेशन में अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें उनके बोर्डिंग स्कूल तक ले जाएगी। पर किसी वजह से सबवे स्टेशन पर पीटर की लड़ाई दूसरे लड़कों से हो जाती है और पीटर को बचाने के लिए एडमिन भी लड़ाई में कूद पड़ता है। कुछ देर बाद चारों सीट पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक लूसी को महसूस होता है कि किसी ने उसकी चिकोटी काटी है। फिर उसके बाद पीटर को भी ऐसा ही महसूस होता है, तो उसे लगता है शायद एडमिन ने ऐसा किया हो। पर इससे पहले कि वो एडमिन को डांटता, एडमिन और सूजन दोनों को भी ऐसा ही महसूस होता है। तो लूसी इस बात को समझ जाती है और चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब चारों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जो सिर्फ इन चारों को ही दिखाई दे रही होती है, सबवे में खड़े बाकी लोगों को नहीं। जैसे कि दीवार का अपने आप उखड़ना और ट्रेन की रफ्तार हद से ज़्यादा तेज हो जाना और ट्रेन का ख़त्म ना होना। अचानक ट्रेन की दूसरी तरफ उन्हें कुछ दिखाई देने लगता है और अगले ही पल चारों नार्निया की एक गुफा में पहुंच चुके होते हैं। पर इस बार चारों नार्निया में अलमारी के बजाय सबवे स्टेशन के जरिए पहुंचते हैं। नार्निया में अब लगभग 1500 साल बीत चुके होते हैं। यहाँ चारों देखते हैं कि वो इस बार किसी समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। तो लूसी सूजन की तरफ देखती है और चारों खेलने के लिए समुद्र की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। कुछ देर समुद्र में खेलने के बाद अब चारों इस जगह को देखने लगते हैं, जो कि दूर दूर तक पेड़ों और घास फूस से भर चुका होता है। थोड़ी देर तक इस जगह को एक्सप्लोर करते करते चारों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर पत्थरों की टूटी हुई इमारतें दिखती है। लूसी को इस जगह के बारे में याद आ जाता है और ये वही जगह होती है जहां पर असलन चारों को राजगद्दी पर बिठाता है, जो कि आप इससे पहले वाली मूवी में देख सकते हैं। ये उनका वही पुराना किला होता है जिस पर इनके गैर मौजूदगी में किसी ने हमला किया होता है और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ राजा अपने साथियों के सामने बौने को लाता है, जिसे उसके सैनिकों ने पकड़ा था और जिस पर पहले किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आज से पहले सबको लगता था कि नार्निया के बौने सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ दूसरी तरफ चारों अपनी पुरानी यादों के सहारे जगह को खोजने लगते हैं कि तभी उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसे वो खोलने की कोशिश करने लगते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद पीटर अपनी शर्ट को फाड़कर एक मशाल बनाने की कोशिश कर रहा होता है और एडमिन से एक माचिस मांगता है, पर एडमिन के पास माचिस के बजाय पूरा का पूरा एक टॉर्च होता है जिसे जानबूझकर पहले नहीं बताया होता। अब चारों अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें अपने पुराने बक्से दिखाई देते हैं जिनमें उनके सारे कपड़े और हथियार रखे होते हैं, वही हथियार जो उन्हें सेंटा क्लॉज ने पिछली मूवी में दिया होता है। फिर पीटर अपने बॉक्स को खोलता है और उसमें से वो अपनी तलवार निकालता है। थोड़ी देर बाद लूसी को ये एहसास होता है कि नार्निया में अब लगभग 1500 साल बीत चुके होते हैं और जिन्हें वो जानते थे
वो अब नहीं होते और अब सब वहाँ से अपने सारे सामान को लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजा के आदेश पर सैनिक बौने को डुबा रहे होते हैं कि अचानक चारों आकर बौने को, जिसका नाम ट्रम्पकिन होता है, पानी में डूबने से बचा लेते हैं और किनारे ले आते हैं। यहाँ पर ट्रम्पकिन यानी बौना चारों को पहचानने लगता है, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये वही चारों बच्चे हैं जिनका जिक्र इतिहास में किया गया है। तो पीटर अपनी तलवार ट्रम्पकिन को देता है, तो बौना एडमंड के साथ छोटी सी तलवारबाजी करता है जिसमें बौना हार जाता है और उसे यकीन हो जाता है। इधर प्रिंस को वो बौने अपने घर ले जाते हैं और यहाँ प्रिंस को होश आने लगता है और वो देखता है कि इस वक्त वो नार्निया के एक बौने के घर में है जहाँ एक बोलने वाला स्कंक भी होता है। यहाँ स्कंक प्रिंस का इलाज कर रहा होता है, पर अचानक प्रिंस उन दोनों पर हमला बोल देता है, तो स्कंक किसी तरह मामले को शांत करता है। फिर प्रिंस बताता है कि कैसे राजा उसकी जान लेने वाला होता है, पर उससे पहले वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ किले में राजा को डॉक्टर कॉर्नेलियस के बारे में पता चल जाता है कि उसने ही प्रिंस की महल से भागने में मदद की थी और इस जुर्म में वो डॉक्टर को गिरफ्तार कर देता है और काल कोठरी में डाल देता है। अब ट्रम्पकिन सभी बच्चों को नाव में सवार करके एक नदी के जरिए दूसरी जगह ले जा रहा होता है, जहाँ पर किनारे पर पहुंचकर लूसी को एक भालू दिखता है जिसके करीब लूसी जाने लगती है, पर यह भालू जंगली होता है। तो भालू लूसी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ते हुए हमला करने आता है, पर ट्रम्पकिन उसे मार देता है और बताता है कि नार्निया में पिछले 1500 साल में कई जीव जंगली हो गए और अब वो बोल नहीं सकते। यहाँ प्रिंस अब जाने लगता है, पर उसके पीछे पीछे स्कंक और दूसरा बौना भी आ जाता है। अब तीनों साथ साथ चल रहे होते हैं कि अचानक राजा के सैनिक तीनों पर हमला बोल देते हैं। तीनों भाग रहे होते हैं कि अचानक तीनों देखते हैं कि उन सैनिकों पर भी किसी ने हमला कर दिया होता है। अब ये हमले सैनिकों पर झाड़ियों के अंदर से हो रहे होते हैं और एक एक करके सारे सैनिक मारे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सैनिकों पर हमला चूहे कर रहे होते हैं जो कि नार्निया के लोगों के साथ होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पीटर अपनी पुरानी यादों के सहारे रास्ता ढूंढने लगता है, जो कि अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। जगह पूरी तरह से अब बदल चुकी होती है कि तभी अचानक लूसी को सामने की घाटी पर असलन शेर दिखाई देता है, पर जैसे ही वो अपने भाई बहनों को उसके बारे में बताती है, उन्हें असलन कहीं भी नजर नहीं आता और सब वहां से चले जाते हैं। अब रात के वक्त नार्निया के सभी लोग मिलकर प्रिंस का विरोध कर रहे होते हैं और उसे मारने की बात कर रहे होते हैं कि तभी प्रिंस उन्हें बताता है कि नार्निया की आज़ादी में वो उन सभी का साथ देगा और उसके पास एक प्राचीन हॉर्न है जिसकी मदद से वो असलन को बुला सकता है। तो सभी जीव उसकी बातों पर राजी होकर उसका साथ देने लगते हैं। सुबह के वक्त सभी बच्चे छुप कर देख रहे होते हैं कि राजा ने सारे जंगल के पेड़ काट दिए होते हैं ताकि वो नार्निया के सभी लोगों को ढूंढ कर मार सके। अब रात का वक्त होता है और सभी बच्चे जंगल में सो रहे होते हैं, पर लूसी अभी भी असलन के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उसे नींद आ जाती है और अब लूसी सपना देखने लगती है कि कोई उसको पुकार रहा है। तो वो जंगल की तरफ जाने लगती है और जंगल में सभी पेड़ एक तरफ होकर रास्ता बनाते हैं, जिसके जरिए होते हुए लूसी आगे बढ़ती है और सामने असलन को देखती है। और यहाँ पर लूसी असलन को गले लगाती है और बातें कर रही होती है कि अचानक उसकी नींद टूट जाती है और उठने के कुछ देर बाद वो जंगल की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर पीटर और प्रिंस की लड़ाई होती है, पर बौना उन्हें रोक लेता है। फिर प्रिंस बताता है कि व्हाइट विच के हार जाने के बाद उसकी सारी सेना अब नार्निया की सेना के साथ मिल चुकी होती है। इसके बाद प्रिंस सबको उस जगह लेके जाता है जहाँ पर असलन ने स्टोन टेबल के आसपास एक बड़ा सा अंडरग्राउंड हॉल बना लिया होता है, जिनकी दीवारों पर इन सभी बच्चों की तस्वीर बनाई गई होती है जिस वक्त चारों राजगद्दी पर बैठ रहे होते हैं। यहाँ से चारों अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें वही टूटा हुआ स्टोन टेबल दिखता है जो कि पिछले पार्ट में टूट गया होता है। यहाँ पर लूसी सबको असलन के आने का इंतजार करने को कहती है, पर पीटर कहता है कि हमने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है, अब हमें किले पर हमला कर देना चाहिए। और अब रात के समय सबसे पहले एडमंड को आसमान के जरिए किले के सबसे ऊपर पहुंचाया जाता है ताकि वो वहां से टॉर्च की रोशनी से इशारा दे सके। इसके बाद एडमंड टॉर्च की रोशनी से इशारा देता है और फिर सभी
हवाई उड़ान भरते हुए किले के अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे खामोशी से एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं। यहाँ पीटर और प्रिंस दोनों खिड़की के जरिए डॉक्टर के कमरे में पहुंचते हैं ताकि उन्हें अपने साथ ले जाया जाए, जिन्हें वो कैद खाने से छुड़ा लेते हैं। फिर प्रिंस राजा के कमरे में जाता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसने उसके पिता को क्यों मारा था, पर किसी तरह राजा भाग जाता है और महल में सबको हमले की खबर लग जाती है। यहाँ सभी बच्चे मिलकर किले का दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि बाहर खड़ी उनकी नारनिया की सेना अंदर आ सके। फिर किले के अंदर ही लड़ाई शुरू होने लगती है, पर कुछ देर बाद पीटर को पता लगता है कि किले के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तो पीटर सबको वापस बाहर जाने को कहता है। किले का दरवाजा बस बंद ही होने वाला होता है कि एक ताकतवर सैनिक आकर दरवाजे को बंद होने से रोक देता है ताकि बाकी के लोग बाहर निकल सके। इसी दौरान उस पर काफी सारे तीर बरसने लगते हैं, जिस वजह से वो घायल हो जाता है और ज्यादा घायल होने की वजह से कुछ देर बाद वो गिर जाता है और किले का दरवाजा बंद हो जाता है, जहां नारनिया के कई सैनिक मारे जाते हैं। किले का दूसरा दरवाजा बस बंद ही होने वाला होता है कि पीटर वहां से घोड़े की मदद से छलांग लगा देता है। वापस लौटने पर लूसी ट्रम्पकिन को अपने जादुई रस पिलाकर बचा लेती है। अब राजा को उनके ठिकाने का पता लग जाता है, तो राजा अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच रहा होता है जहां नारनिया के लोग इस वक्त मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ प्रिंस की मुलाकात स्टोन टेबल के सामने व्हाइट विच के वफादार 2 लोगों से होती है, जो व्हाइट विच को दोबारा जिंदा करने के लिए एक बूंद खून मांगते हैं ताकि व्हाइट विच फिर से जिंदा हो सके। यहाँ पर आप व्हाइट विच की रूह देख सकते हैं, जो कि अपने वॉन्ड से बने बर्फ के जरिए बात कर रही होती है और बस एक बूंद खून की मांग कर रही होती है। पिछली मूवी में व्हाइट विच को असलन ने मार दिया होता है, पर इस बार वो फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही होती है। तो पीटर प्रिंस को सामने से धक्का दे देता है, पर व्हाइट विच अब पीटर को ही अपने वश में कर लेती है और बस एक बूंद खून लेने ही वाली होती है कि पीछे से आकर एडमंड बर्फ को तोड़ देता है और व्हाइट विच को फिर से आने से रोक देता है। अब बाहर राजा अपनी सेना के साथ पहुंच चुका होता है, पर यहाँ पर पीटर एडमंड के जरिए राजा को एक संदेश पहुंचाता है कि युद्ध करने से पहले एक छोटी सी तलवारबाजी हो जाए और जो हारेगा उसे पीछे हटना होगा। तो राजा इस बात को मान जाता है। थोड़ी देर बाद तलवारबाजी शुरू होती है। यहाँ पर राजा और पीटर के बीच अच्छी खासी तलवारबाजी होती है, जिसमें दोनों को काफी चोटें भी लगती है। इसी दौरान सूजन लूसी को लेकर जंगल की तरफ जाती है ताकि लूसी असलन को बुला सके। यहाँ राजा और पीटर के बीच तलवारबाजी चल ही रही होती है कि पीटर राजा को घायल कर देता है और अपनी तलवार प्रिंस को दे देता है ताकि वही राजा को मार सके, पर प्रिंस ऐसा नहीं करता है। इस बात को देखते हुए कि उनका राजा हार गया होता है, तो राजा का जनरल सोपेस्पेन अपने ही राजा को सूजेन के तीर से मार देता है और दोनों तरफ जंग का माहौल शुरू करवा देता है। अब सारी सेना की ताकत जनरल के हाथ में आ जाती है और अपने हथियारों के बदौलत वो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी तोड़ देता है, जहां से नारनिया की सेना 2 हिस्से में बंट जाती है, एक जो जमीन पर है और दूसरी जो अंडरग्राउंड में होती है। अब सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है कि तभी पीटर की सेना जो अभी भी अंडरग्राउंड में होती है, वो पूरे जमीन के अंदर ही अंदर सारे खंभे तोड़ देती है, जिस वजह से ऊपरी जमीन नीचे धंस जाती है। पर इससे सामने वाली सेना को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर इसी दौरान जंगल में लूसी की मुलाकात असलन से हो जाती है और लूसी असलन को गले लगाती है और फिर असलन जोरदार दहाड़ से सभी पेड़ों को जगा देता है और सबको युद्ध के बीच ले आता है। अगले सीन में पूरा जंगल लड़ाई में उतर आता है और सामने वाली सेना और उनके सभी हथियारों के परखच्चे उड़ा देते हैं और उन पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जिस वजह से सोपेस्पेन के आदेश पर सारी सेना नदी की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर उनका सामना लूसी और असलन से हो जाता है। यहाँ असलन एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे निकली शॉकवेव को आप नदी में देख सकते हैं। दरअसल असलन अपनी दहाड़ से नदी के देवता को बुलाता है। धीरे धीरे करके नदी का स्तर कम होने लगता है, क्योंकि सामने की तरफ से नदी के देवता ऊंची लहर के साथ आ रहे होते हैं और अपने साथ सोपेस्पेन और उसकी सेना को पुल समेत बहा ले जाता है। अब बाकी की बची सेना अपने हथियारों के साथ खुद को सरेंडर कर देती है
अब यहाँ पर असलन कैस्पिन को नार्निया का राजा बना देता है और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं असलन एक पेड़ की मदद से एक रास्ता बनाता है जो कि नार्निया से होते हुए इंग्लैंड, जहाँ इन चारों बच्चों की दुनिया होती है, जो कि नार्निया से होते हुए इंग्लैंड के उसी सबवे स्टेशन तक जाती है जहाँ से बच्चे आए थे। अब सभी बच्चे अपनी दुनिया में वापस जा रहे होते हैं तो सूजन प्रिंस को एक गुड बाय किस देती है। अब चारों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दरवाजे की तरफ चलते हैं और अगले ही पल चारों अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त जब चारों वहाँ से गए होते हैं, चारों अब उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन हॉस्टल की तरफ रवाना हो जाती है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का एंड। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है बॉस। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।